अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को स्ट्रेचिंग का चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जो कि थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक से किस नर्सेज मैंने स्टार्ट करवाया था। उसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग की कुछ टाइप्स बताई थी। आज मैं आप लोगों को एक और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाने लगी हूँ, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है। इससे पहले कुछ टॉपिक आते हैं ये थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक में, जैसे सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग हो गया, ओवर स्ट्रेचिंग हो गया। ठीक है, इसमें सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग में अगर आप देखें तो ये इसमें सिर्फ इतना है कि अगर आप बॉडी के किसी एक पार्ट को, यानी कि किसी एक मसल को या किसी एक पार्ट को स्ट्रेच करते हो और दूसरे को आप रेजिस्ट करते हो स्ट्रेच से, यानी कि उस एक पार्ट पे स्ट्रेचिंग नहीं अप्लाई कर रहे और एक पे कर रहे हैं, तो उसको सिलेक्टिव कर रहे हैं। यानी कि हम एक पार्ट को सिलेक्टिव करके उसी पे स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं। लाइक अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आता है हमारे पास, जिसको हम SCI भी कहते हैं, ठीक है, इसका पेशेंट आया है, तो इनके बैक के मसल्स बहुत वीक होते हैं, ट्रंक मसल्स, और इनके ना हिप के मसल्स जैसे इलियोसॉस हो गया या फिर नी पे कॉन्ट्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं। तो नी पे और हिप पे हम लोगों को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है, जबकि ट्रंक मसल पे स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। ट्रंक मसल्स को हम लोग स्ट्रेच नहीं करते। तो इस केस में अगर हम लोग SLR करवाते हैं, यानी कि हम नी की स्ट्रेचिंग करवाते हैं, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह की, तो इसके बैक पे भी स्ट्रेच पड़ता है। अगर हम लेट आगे करते हैं, स्पाइन पोजीशन में करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को शॉर्टन पोजीशन में रख लेंगे, उसको थोड़ा सा लीन पोजीशन में लेके आएंगे और वहाँ पे हम लोग इसकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, इस बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। उसके बाद एक होती है ओवर स्ट्रेचिंग। ओवर स्ट्रेचिंग मीन कि एक, जैसे कि इसको स्ट्रेच कर रही हूँ मैं, एक मतलब एक लेंथ होती है मसल की स्पेसिफिक, जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेचिंग की भी हमारे पास ड्यूरेशन, इंटेंसिटी वगैरह आती है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर किसी को उसकी मसल को उसकी रेंज से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवर स्ट्रेचिंग। अब ये ओवर स्ट्रेचिंग कुछ लोगों के लिए तो अच्छी है, जो जिमनास्ट में होते हैं या फिर जो डांसिंग में होते हैं या स्पोर्ट्स में होते हैं, उनके लिए ओवर स्ट्रेचिंग अच्छी है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मसल्स को यानी कि लेंथन होने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन या कोई पेशेंट करता है, तो पेशेंट पे इसके जो हैं डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स आते हैं, कि नुकसान होता है, पेशेंट के जॉइंट्स जो हैं वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो उसको पेशेंट को हम रोकते हैं ओवर स्ट्रेचिंग से। ठीक है, ये चीज़ें थी। उसके अलावा एक और टॉपिक है, ओवरव्यू ऑफ इंटरवेंशन टू इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। सॉफ्ट टिश्यू में हमारे पास लिगामेंट्स भी आते हैं, टेंडन भी आते हैं, मसल्स भी आते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अगर हम इनको लेंथन करते हैं, ठीक है, इनको मोबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सी इंटरवेंशन चाहिए होती है, उसमें एक तो स्ट्रेचिंग है, जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, स्ट्रेचिंग में फर्दर ये मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाई हुई है टाइप्स इसकी, सेल्फ स्ट्रेचिंग या मैनुअल स्ट्रेचिंग। ठीक है, एक आती है न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनिबिशन टेक्निक्स। ये सिर्फ आप नेम कर लें यहाँ पे, नेक्स्ट आपके चैप्टर्स आएंगे मसल एनर्जी टेक्निक्स इनके। ठीक है, फर्दर आप इसी बुक में थेराप्यूटिक में या MSK में आगे पढ़ोगे, तो यहाँ से सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा इनके टॉपिक्स के नेम याद कर लो। जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन। ठीक है, जब मोबिलाइजेशन देते हैं तब भी हमारे पास यानी कि मोबिलिटी बढ़ जाती है। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करते हैं, उसके अलावा न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन, यानी कि हमारे पास जो नर्व्स होती हैं उनकी भी मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स आती हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसमें जो टॉपिक मैंने आज आपको करवाना है वो ये है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेच। ठीक है, अब हर सॉफ्ट टिश्यू से हम तीन यहाँ पे जो चीज़ें ले रहे हैं, उसमें हमारे पास आता है मसल, टेंडन और कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द मसल्स। ठीक है, एक मसल होता है, उसके अराउंड साथ जो मसल को अटैच करता है बोन से, वो टेंडन होता है, और हर मसल के अराउंड कुछ कवरिंग्स होती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। ठीक है, तो इन सब को हम सॉफ्ट टिश्यू ले रहे हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ कौन सी है जिनको हम लोगों ने पढ़ना है। फर्स्ट आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप सब लोगों को पता होगा, जैसे एक रबर बैंड होता है, ठीक है, उसको खींचें तो वो मूवमेंट्स को थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। वैसे एक मसल की भी प्रॉपर्टी है कि वो जब भी उसको आप लेंथन करने की कोशिश करते हो, स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो, तो वो स्ट्रेच को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है मसल की। उसके अलावा इलास्टिसिटी ये भी है कि अगर आप उस पर स्ट्रेच दे देते हो, मतलब उसकी शेप चेंज कर भी लेते हो, रबर बैंड को खींचते हो, तो एक टाइम पीरियड आता है कि वो खींच जाता है। तो उसके बाद जब आप वो फोर्स वहाँ से हटा देते हो, यानी कि अगर जो स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं किसी मसल पे, उसको हटा देंगे तो वो वापस मसल अपनी शेप में चला जाता है। ठीक है, तो ये मसल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होती है विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक मीन इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है और विस्कोसिटी भी है।
ठीक है। विस्को इलास्टिक अब ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि टाइम चाहिए होता है इसको। इसमें क्या होता है कि इनिशियली कोई भी मसल है, ठीक है, जैसे हैमस्ट्रिंग को देख लो, हैमस्ट्रिंग हम स्ट्रेच करते हैं, एक मूवमेंट होती है जिसमें हम बेंड होके ना टो को हाथ लगाते हैं, ठीक है, ये एक एक्सरसाइज भी है कि टो के पास हाथ लेके जाते हैं। उसमें फर्स्ट इनिशियली जो है मसल रेजिस्ट कर रहे होते हैं, हमारा हाथ जो है वो पूरा टोस को नहीं लग रहा होता, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार उस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं तो एक टाइम पीरियड आता है कि आपका हाथ लग जाता है टोस तक। तो यही है कि इनिशियली मसल रेजिस्ट कर रहे होते हैं चेंज को, लेकिन आप जब स्ट्रेचिंग को कंटिन्यू रखते हो, ठीक है, कंसिस्टेंट स्ट्रेचिंग करते हो, तो फिर चेंज हो जाती है, लेंथ में चेंज आ जाता है, ठीक है। विस्कोसिटी जो है वो विस्कोस्टिक प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाती है कि आहिस्ता 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 मसल में चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मसल विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, इलास्टिसिटी भी रखते हैं। देन एक प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि एक मसल की, जैसे एक रबर बैंड है, उसको मैंने खींचती गई, ठीक है, एक टाइम आएगा कि उसमें वो चेंज हो जाएगा, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसमें एक न्यू शेप आ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कि परमानेंट चेंज, या फिर कोई न्यू शेप आ गई है, न्यू लेंथ आ गई है, तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ऐसे ही मसल्स में होता है कि मसल को जब आप कंटिन्यूसली लेंथ एंड पोजीशन में रखते हो या फिर स्ट्रेच देते हो, तो मसल भी लेंथ एंड पोजीशन में एक न्यू पोजीशन को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मसल में दो चीज़ें आती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट। यहाँ पे एक टॉपिक देखें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है क्या और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू क्या है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल मसल के ही दोनों पार्ट हैं, ठीक है। मसल के एक कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कह रहे हैं, दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। अब इससे पहले हमें मसल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मसल का स्ट्रक्चर क्या है कि एक यहाँ पे मैंने एक मसल लिया है, स्केलेटल मसल है, आप इसको हैमस्ट्रिंग या क्वाड्स या कोई भी मसल ले सकते हो, ठीक है। एक बोन से अटैच है, अब बोन से अटैच होता है थ्रू अ टेंडन, ठीक है, ये मसल के फाइबर्स हैं, ये टेंडन के थ्रू बोन से अटैच है। अब अगर हम इसको मसल को दरमियान में कट कर लें और इसका एक क्रॉस सेक्शन लें, तो ये सेम ऐसे होगा जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल्स के फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है। अब मसल के फाइबर का एक बंडल जो है, उस एक बंडल को हम लोग कहते हैं फेसिकल, ठीक है। एक मसल फाइबर है पूरा, यानी कि एक पूरा मसल है, स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर के बंडल जो हैं, उस बंडल को, एक बंडल को हम फेसिकल कहते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। और उस बंडल के अंदर हमारे पास डिफरेंट मसल फाइबर हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक मैंने बंडल उठाया, अब इस बंडल में मेरे पास बहुत सारे फाइबर्स हैं मसल के, मसल फाइबर। तो ये एक, यहाँ से मैंने एक मसल फाइबर अलग किया। एक मसल फाइबर जो है इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं और इसको मसल सेल भी कहते हैं, यानी कि ये मसल का एक स्ट्रक्चर यूनिट है, ये पूरा मसल बना रहा होता है हमारे पास, ठीक है। अब इस मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने एक मायोफिब्रिल निकाला है, ठीक है। एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। अब ये जो मायोफिब्रिल है ना, मायोफिब्रिल के अंदर भी हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं जिनको सार्कोमियर्स कहते हैं, ठीक है, जो डार्क और लाइट बैंड बना रहे होते हैं, ये मायोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं। और वो डार्क और लाइट बैंड जो है हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे बनाए हैं थिक और थिन फिलामेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है मसल का। बेसिकली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है जब भी हम मसल को कोई भी स्टिमुलस देते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये फाइबर आपस में क्लोज होते हैं, थिन और थिक, और मसल शॉर्टन होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल, जो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट, ये सार्कोमियर कंपोनेंट है जिसमें थिन और थिक फिलामेंट्स हैं। थिक फिलामेंट्स होते हैं हमारे पास ये मायोसिन के बने हुए, मायोसिन प्रोटीन, और यहाँ पे थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो एक्टिन के बने होते हैं, सही है। अब इसमें ना जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट, एक तो आपका मसल्स के अराउंड ना डिफरेंट कवरिंग्स होती हैं। ये जैसे पूरा मसल है ना, इस मसल के अराउंड एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। कौन सा टिश्यू? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस कवरिंग को हम कहते हैं एपीमाइसियम। एपी मीन बाहर, माइसियम मीन मसल। पूरे स्केलेटल मसल के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है उसको कहते हैं एपीमाइसियम। अब मसल के अंदर मैंने बात की थी, मसल के अंदर फेसिकल्स हैं,
ठीक है। अब एक फेसिकल के अराउंड, ये यहाँ पे हर फेसिकल के अराउंड एक कवरिंग होती है, ठीक है। एक तो मसल के अराउंड थी, अब ये फेसिकल के अराउंड कवरिंग है। ये जो फेसिकल के अराउंड कवरिंग है ना, इसको ये यहाँ पे ये भी कवरिंग है, ठीक है। ये एक फेसिकल मैंने उठाया तो ये कवरिंग है। अब इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। एक फेसिकल के अराउंड है ना, तो इसको कह रहे हैं पेरीमाइसियम, और ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, कौन सा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और कौन सा एरियोलर है, ठीक है। 3 कवरिंग बेसिक हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर अब जैसे मैंने मसल फाइबर निकाला है, तो मसल फाइबर के अराउंड एक और कवरिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग हम लोगों ने पढ़ी एपिमाइसियम, उसके बाद फेसिकल के अराउंड हम लोगों ने पढ़ी कौन सी, पेरीमाइसियम, ठीक है। और एक मसल फाइबर के अराउंड हम लोगों ने पढ़ा एंडोमाइसियम, ठीक है। अब एंडोमाइसियम ये जो मसल की आउटर कवरिंग है, और इसके बाहर हमारे पास इसके एंडोमाइसियम के अराउंड एक और कवरिंग होती है, जो कि मसल के हम मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मसल सेल मेम्ब्रेन, जो कि सार्कोलीमा है, ठीक है। अब यहाँ पे सार्कोलीमा के बाहर ये एंडोमाइसियम होगी, ठीक है। मसल फाइबर को कवर कर रही होगी, क्योंकि हर सेल के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे मसल फाइबर के अराउंड भी एक सेल मेम्ब्रेन है, जिसको सार्कोलीमा कह रहे हैं, जो कि लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर मायोफिब्रिल्स हैं। मायोफिब्रिल्स के अराउंड ये सारी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स मिल के, और साथ में ये हमारे पास जो मसल टेंडन है, ये सारे हमारे पास नॉन कंट्रैक्टाइल, यहाँ पे जो कंपोनेंट पड़ा है ना, ये नॉन कंट्रैक्टाइल है। इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये मसल को लेंथनिंग को रेजिस्ट करता है, ठीक है। और उसके अलावा कंट्रैक्टाइल कंपोनेंट जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये हमारे पास कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स का जो है कॉन्सेप्ट था वो है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बार बार आप लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा होगा, सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट और पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। अब ये जो मसल के अराउंड कवरिंग थी ना, जैसे ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेरीमाइसियम, ठीक है। पेरीमाइसियम यहाँ पे इसको ग्रीन से मैं शो करती हूँ। ये जो मसल का दरमियान में ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रैक्टाइल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे पेरीमाइसियम, मसल के अराउंड एक और कवरिंग होती है एपिमाइसियम, बिल्कुल बाहर वाली एपिमाइसियम होती है, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ये 3 कवरिंग्स होती है ना। ये 3 कवरिंग्स हमारे पास, ये जो कंट्रैक्टाइल टिश्यू है, यानी कि ये मसल का सार्कोमेयर्स वाला पोर्शन है कंट्रैक्टाइल, इसके साथ पैरेलल अरेंजमेंट में होती हैं, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट में कनेक्ट होती हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट, ठीक है। इलास्टिक थी ना ये वाली लेयर्स, तो इसको पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट कह रहे हैं। इसी तरह सेम हमारा ये जो टेंडन है ना, टेंडन इस तरह सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया ये मसल के सार्कोमेयर वाला रीजन, सार्कोमेयर जो कि मायोसिन और एक्टिन से मिलकर बना है। एक्टिन और मायोसिन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और इसके साथ टेंडन जो है ये इलास्टिक कंपोनेंट है। इलास्टिक और कंट्रैक्टाइल कंपोनेंट एक सीरीज में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इसको कहते हैं सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। और ये पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट, ये दोनों इलास्टिक कंपोनेंट जो है ना, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ये इस पे एक पुल आता है, यानी कि ये आपस में खींचते हैं ये कवरिंग्स और मसल का टेंडन। पुल आने की वजह से इनमें टेंशन क्रिएट होती है, और जब मसल रिलैक्स पोजीशन में जाता है, तो वो टेंशन, वो जो फोर्स इसमें स्टोर हुई थी इसमें, वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो मसल रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। आज यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लोगों को बताऊंगी मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रैक्टाइल यूनिट टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइजेशन। ये यहाँ पे आप देखें, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।